हम वो यहीं के हैं, हाँ। समझे ना। खाली टैयबा खोलेंगे ना तो तुमसे बड़का गुंडा हम है। तो उसी सिलसिले में नीतीश कुमार से थोड़ी बकझक भी हो गई, तो इसलिए बसों को परमिट को जो रिन्यू भी नहीं किए। और तीसरा जब मैं राजनीति में आया और बिहार को नहीं बदल पाया, तो फिर मेरी राजनीति में आने क्या मतलब। बेटा तुमको तुम्हारी औकात तुमको बताता, ठीक है, आप जहां हो सब तुम्हारी औकात तुमको बताता हूँ, तुम्हारी औकात तुमको बताता हूँ। मंच पर बोल के आता हूँ, झाड़ू लगा देंगे, साफ कर देंगे। 80% विधायक जो आज है ना, नाम नोट करके रखिए, लौट के नहीं आए। वही ससुराल से 10,000 की पूंजी लेकर मैंने शुरू किया। कितने की? 10,000 रुपए का। शुरुआत जो करेंगे उसमें बचपन से करेंगे आपकी। तो जो आज आप हैं या जिस मुकाम पे आज आप हैं, तो क्या ये विरासत में मिला था, ये आपके द्वारा कठिन परिश्रम से इसकी शुरुआत की गई है, पाया गया है? देखिए, मेरा मानना रहा है हमेशा, मैं जब मैं बच्चों के बीच में बात कर जाता हूँ किसी विद्यालय में, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि एक व्यक्ति 3 तरीके से प्राप्त करता है। एक तो जन्म के कारण, जिसकी विरासत की बात आप कर रहे थे, जिस परिवार में जन्म होता है वहाँ से विरासत मिलती है, तो प्राप्त करने का एक रास्ता तो वो होता है। दूसरा होता है अपने परिश्रम से पुरुषार्थ अर्जित करते हैं आप। जब आप बालक होते हैं तब पढ़ाई में और भी गुण वगैरह, मतलब जो कहते हैं जिसको हुनर या इल्म सीखना, ये जो आप करते हैं तो आप अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं, आप प्राप्त करते हैं, कहने का मतलब उसके माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से। लेकिन जो बड़ी सफलताएं जो होती हैं, मेरा ये मानना है, हालांकि मैं उस तरह के ढकोसलों में विश्वास नहीं करता कि मैं पूजा पाठ ज़्यादा करूं, लेकिन मेरा मानना है कि एक व्यक्ति जो कोई ऊंचाई पाता है, जो मेहनत से ज़्यादा अगर पाता है, तो वो ईश्वर की कृपा से पाता है। तो मैं मानता हूं कि मेरे जीवन में तीनों का रोल रहा है। विरासत के रूप में मेरे पिताजी के चरित्र मिला मुझे, मेरे माताजी का आशीर्वाद मिला। ठीक है, धन संपत्ति कुछ नहीं मिला, बहुत ही निर्धन थे वो लोग, तो वो तो नहीं मिला, लेकिन वो जो एक उसके संस्कार जो मिले, उनसे जो एक जुझारूपन, मैंने किसी भी परिस्थिति में हार न मानने वाला जो एक चरित्र प्राप्त हुआ, वो मुझे विरासत में मिला। और बिल्कुल मैं अगर छात्र के जीवन में अगर मेहनत न किया होता तो IIT तक का सफ़र न पूरा किया होता। गांव में महुआ तर के स्कूल से शुरू करके, और अगर IIT का सफ़र पूरा किया तो निश्चित रूप से उसमें मैंने महुआ तर के स्कूल, मतलब स्कूल भी नहीं हुआ करता? स्कूल नहीं, 2 महुआ के पेड़ थे, उसी के नीचे कक्षाएं लगती थी। 4वीं कक्षा तक मेरी पढ़ाई, 4वीं कक्षा तक क्या, तीसरी चौथी, मैं तो 7 साल की उम्र में पहली बार विद्यालय ही गया था। अच्छा। तो जैसे कि मैंने कहा था, बहुत ही निर्धन परिवार में मेरा जन्म हुआ था, और गांव में हम रहते थे। हम 3 भाई, बड़े भाई हमारे क्लास 8वीं कक्षा के बाद ड्रॉप आउट हो गए थे। अच्छा। जो बीच वाले भाई है वो भी क्लास 11 के बाद में एयरफोर्स ज्वाइन कर गए थे सिपाही के रूप में। तो पढ़ाई का बहुत कल्चर था नहीं, लेकिन अब वही कहते हैं ना, बस ईश्वर की कृपा। तो ईश्वर की कृपा थी, प्रेरणा थी, और माता पिता का संस्कार था। मैं तीसरी कक्षा में सीधे दाखिला लिया, और तीसरी चौथी कक्षा में गाँव में, तीसरी कक्षा में, अच्छा। क्योंकि हमारे कुछ चचेरे भाई वगैरह पढ़ते थे, तो हमसे उम्र में बड़े थे, तो वो लोग तीसरी कक्षा तक जा चुके थे, तो मैं भी सीधे तीसरी ज्वाइन कर गया। और फिर वहाँ तीसरी चौथी कक्षा में हम महुआ तर के विद्यालय में पढ़ा। इसके बाद से बाकी हावड़ा में सरकारी विद्यालय में, और फिर वहाँ से उस विद्यालय से IIT जाने वाला 88 वर्षों में अकेला व्यक्ति हूँ। 88 वर्षों में? 88 वर्षों में अकेला हूँ जो सीधे वहाँ से IIT गया हूँ। वहाँ से पास करने के बाद कहीं बाहर से कोई कोचिंग वोचिंग करके गया होगा तो उसका, तब तो उस समय शायद जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका गाँव है, तो वहाँ तो IIT के बारे में शायद उस समय लोग उतना जानता भी नहीं। लोगों की बात छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पता था कि IIT और ITI में क्या फर्क होता है। अपने गांव के लोग क्या, मैं स्वयं नहीं जानता था कि IIT क्या होता है। मेरे लिए भी IIT और ITI में कोई फर्क नहीं था। जब मैं JEE लिखा, मेरा सिलेक्शन हो गया, जब मैं वहाँ IIT इंटरव्यू देने गया तब पता चला, बाप रे बाप, इतना बड़ा हमने काम कर लिया है। तो वो जब ईश्वरी कृपा, जब मैंने बताया ईश्वरी कृपा थी, तो मैं IIT JEE 2 बार पार किया हूँ बाय द वे। अच्छा। क्योंकि 1980 में जब मैं गया पहली बार, तो 5 साल का कोर्स हुआ करता था। अच्छा। तो उसमें मैं परीक्षा जो दिया पहली बार बिना जानकारी के, 917 रैंक आया, मतलब कि टॉप 1000 में था। फिर 81 से 4 ईयर कोर्स हो गया, तो मुझे लगा कि डिपार्टमेंट कुछ बेटर चाहिए। अच्छा। तो दोबारा JEE लिखा, फिर 446 यानी टॉप 500 में आया। तब मैं मैकेनिकल लेकर 81-85 वाला डिग्री लेकर वहाँ से पास किया। मतलब महुआ के नीचे से पढ़ाई शुरू की। और इतना ही नहीं, देखिए ईश्वर की कृपा देखिए, मैंने बंगाल मेडिकल की परीक्षा दी तो उसमें 68वां रैंक आया। बंगाल इंजीनियरिंग में टॉप 10 में था। अच्छा। तो ये ईश्वर की कृपा बिना होता नहीं है। ठीक है, मैंने जरूर मेहनत किया होगा, अब तो याद नहीं कितना मेहनत किया था, लेकिन परिणाम ही बताते हैं कि भाई मेहनत हुआ होगा और कृपा भी उतनी ही रही होगी, तभी जाकर संभव हो पाया। शुरुआत तो महुआ के पेड़ के नीचे से हो गई, कक्षा 3 से आपने शुरुआत किया, उसके बाद IIT तक पहुंच गए। ये सफर जो रहा वो आर्थिक रूप से निश्चित तौर पे, जैसा कि आपने बताया कि निर्धन परिवार से थे, मुश्किल भरा रहा होगा, और उसके लिए किस तरीके से व्यवस्था और जुगाड़? मैंने गरीबी को इतने पास से देखा है ना कि जब लोग कहानियों में बताते हैं तो मुझे लगता है उनको पता भी नहीं गरीबी किसको कहते हैं। जैसे मैं बागीचे में जाकर जब पत्ता और टहनी चुन कर लाता था, तब चूल्हा जलता था।
अच्छा। अब वो भी किसी दिन चूल्हा नहीं जलने की नौबत में होती थी तो उस दिन उसकी जरूरत नहीं होती थी, घर में जो था वही खा के सोना पड़ता था। मैंने वो देखा है बचपन में, हम्म, तो इसलिए। और आज 1108 करोड़ का हलफनामा भी मैं ही देता हूँ। जी। तो ये सफर जो है बिल्कुल ईश्वर की कृपा वाला सफर रहा है। मैं कहीं भी इसमें क्रेडिट नहीं लेता कि मैंने कुछ किया है, मैं अपना कर्म किया हूँ, लेकिन फल कम से कम ज्यादा मिला है। तो आईआईटी में सेलेक्ट होने के बाद जब आपकी नौकरी लगी वहां से, और नौकरी लगने के बाद शायद किसी और व्यवसाय में आप, तो उस सफर के बारे में जरा बताइए, और उसमें क्या उतार चढ़ाव रहे हैं और उससे क्या आपको सीख मिली? देखिए, जब दूसरी बार जब मैं जेई निकाला ना, तो मेरे दिमाग में आ गया था कि गरीबी हम लोग इतना पिछड़ चुके हैं। मेरा पूरा परिवार, मेरे बाबूजी 6 भाई थे, तो उससे हम लोग 15 कजिन्स थे मेरे भाई में, और 8 बहनें भी थी हमारी। हम जानते थे कि अगर मैं आगे निकल जाऊंगा, मैं अमेरिका वगैरह निकल जाऊंगा, तो मेरा परिवार वैसे का वैसे, जो हम लोग कहते हैं भोजपुरी में बड़ा सुंदर, कि ढोड़ा मंगरू का परिवार बन जाएगा। हाँ। तो मुझे ढोड़ा मंगरू का परिवार नहीं बना था। मुझे था कि मेरे साथ में मेरा परिवार भी आगे निकले। ईश्वर ने शायद मुझे वो जिम्मेवारी दी है कि मैं इसको देकर आगे निकलूँ। तो जॉब्स तो मिले, नो डाउट, लेकिन चूंकि मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा था, और इतना करीब से देखा था कि फर्स्ट ईयर के बाद ही मुझे शादी करनी पड़ गई थी। अच्छा। ताकि मेरे ससुराल से कुछ मदद मिल सके तो घर का चले। मतलब आपकी शादी कम उम्र में इसलिए कर दी फर्स्ट गई, ईयर के बाद कर दी, फर्स्ट ईयर के बाद में, ताकि ससुराल से कुछ मदद मिल ससुराल से जाए। कुछ मदद मिलता रहे, नहीं तो घर नहीं चल पाता, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, माँ बीमार रहती थी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने जीवन में संघर्ष के रूप में देखा, और इसको मैंने स्वीकार किया कि ईश्वर ने जब मेरे पिताजी को मेरे 14 साल की उम्र में मुझसे छीन लिया। अच्छा जी, तो वो एक ऐसा समय था कि मैं या तो पढ़ाई छोड़कर कहीं मजदूरी करने चला जाता, और या फिर पढ़ाई पूरी करता। तो मेरे बड़े भैया जो थे मेरे बड़े भैया जो हैं, उन्होंने तय किया कि नहीं, मेरा भाई पढ़ेगा। अच्छा। तो हालांकि उनके औकात के बाहर की चीज थी, 150 रुपए पिताजी भी नहीं थे। 150 की नौकरी कहीं करते थे किसी प्राइवेट में, तो अपना ही बच्चा को खिलाने का जुगाड़ नहीं था, तो हमको क्या पढ़वाएंगे। तो वैसी स्थिति में लगा कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी होती है। एक थे हमारे ससुर, मेरे धनी परिवार से आते थे, उन्होंने कहा तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग खर्चा बर्चा हम संभाल लेंगे, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा होशियार है। और फिर आगे बात आगे बढ़ तो गई। इस बात को वो परख लिए थे कि आने वाला जो भविष्य है। अब आईआईटी में जाने के बाद ज्यादा परखना नहीं पड़ता है, जो आईआईटी के वैल्यू जानते हैं वो समझ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने समझदार थे, क्योंकि मेरे एक साला डॉक्टर हैं, एक साला इंजीनियर हैं, तो उनके परिवार में इतनी समझ थी कि नहीं, ये लड़का होनहार आगे कुछ करेगा। तो उनका निर्णय मैंने सही साबित करने में ईश्वर ने मुझे मदद किया, हुआ सही साबित हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक सवाल थोड़ा कॉमन कर लेते हैं, जो उस समय का संघर्ष था और जो आज के बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं, जिसको छोटी छोटी चीजों में उनको लगता है कि बहुत बड़ा संघर्ष, अगर उनको गाड़ी ना मिले तो उनको लगता है कि बहुत संघर्ष कर रहे हैं, अगर उनको अच्छा महंगा मोबाइल परिवार ना दे तो उनको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत संघर्ष, मेरे लिए बहुत दुख का दिन है ये चीज। तो कैसे कंपेयर करते हैं? मेरे पास उसके लिए एक नुस्खा है। हर किसी को गरीब परिवार में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। जी। ईश्वर करे कि अच्छे परिवार में जन्म लें, पूरा बढ़िया खाते पीते परिवार में जन्म लें, धनाढ़ हो तो और बढ़िया। मैं तो यही बनाता हूँ, मेरे बच्चे भी वैसे ही हैं। उन्होंने गरीबी नहीं देखी है, मैंने देखा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर बच्चे को खेलना चाहिए। ओके। फिजिकल स्पोर्ट, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट खेलना चाहिए। खेल में आप हमेशा जीतेंगे नहीं, कभी जीतेंगे तो कभी हारेंगे। तो आप हारना जब सीख लेंगे, हार के बाद जीतेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि जीवन केवल जीतने का नाम ही नहीं है, हार में भी जीवन है। क्या बात। मैंने देखा आईआईटी में बहुत सुसाइड होते हैं। आज भी, कल ही मैं पढ़ रहा था, कानपुर आईआईटी में 3 सुसाइड हो गए इस एक हफ्ते के अंदर में। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने हार नहीं देखा है। उनके माँ बाप ने सिर्फ उनको आईआईटी के लिए तैयार किया था, या मतलब कि एक मैंने अफसर बनने के लिए, इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए, आईआईटी जाने के लिए उसी को तैयार किया था। उनको खिलाया नहीं था, उनको हारने नहीं दिया था। तो मेरा नुस्खा बड़ा सिंपल है, बच्चों को खेलना चाहिए। इसलिए मेरे विद्यालय में कभी आप आइएगा तो पाइएगा कि जितना महत्व हम लोग पढ़ाई को देते हैं, उससे कहीं ज्यादा महत्व हम खेल को देते हैं। वो खेल में पड़ जाते हैं। जो खेल में जो सीख मिलती है वो सीख किताबों में नहीं मिल सकती। बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि जब तक इंसान जीवन में हार और जीत का अंतर ना समझे और हारना ना सीखे, तब तक वो जीत का मजा भी नहीं ले सकता है। और अगर जीत ना मिले तो अपने जीवन में कुछ बड़ा घटित, वो बिल्कुल समझ जाएगा कि आज हारे हैं तो क्या हुआ, आगे जीत है। जीत है, हाँ, नेक्स्ट गेम में जीत है। खैर, तो उसके बाद जो सफर रहा आपका, आईआईटी कर लिया आपने, फिर किसी नौकरी में गए शायद, और उसके बाद फिर कोई आपने व्यापार शुरू किया और उसमें भी कुछ दिक्कतें आई, क्या था वो चीज? नौकरी में मैं टिक नहीं पाया, क्योंकि नौकरी में मेरा मिजाज था ही नहीं। अच्छा। मुझे तो अपने घर की गरीबी दूर करनी थी, अपने पूरे परिवार की गरीबी। तो क्यों आईआईटी से वो नहीं संभव हो पाता। वो जमाने, उसमें ये कंप्यूटर वाला जमाना नहीं था, वो तो सब बाद में आया, हमारे तुरंत बाद आ गया, 90s में आ गया। तो अब उसमें बड़े बड़े जॉब मिलने लगे। उस समय तो कारखानों में जॉब मिलते थे, लिमिटेड पैसा मिलता था, तो उससे अपना गरीबी अब दूर करते थे, परिवार की गरीबी दूर करना संभव नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं कठिन रास्ता चुनूंगा। मतलब बेस जो थीम था वो ये था, अपनी गरीबी नहीं दूर करनी है, परिवार की गरीबी। हाँ, मेरी गरीबी तो दूर हो गई। जैसे आईआईटी गया उस दिन मैं गरीबी से दूर हो गया, मेरा क्या प्रॉब्लम था।
ससुराल पर मेरे ऊपर खर्चा करने को तैयार है, जहाँ जाऊँ जा सकता हूँ, IIT से निकल के IIM जा सकता हूँ, अमेरिका जा सकता हूँ, जॉब पकड़ सकता हूँ, वो कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो तो वो एक हम लोग का बड़ा IIT वालों का बड़ा मजा होता है कि जेई पार किए मतलब बैतरनी पार कर गए। बिल्कुल बिल्कुल तो बैतरनी तो मैं पार कर चुका था, वो इशू नहीं था, लेकिन बनना क्या है ये अभी अपने हाथ में था जी। कि हम कौन सा रास्ता चुनेंगे। तो हमने संघर्ष का रास्ता चुना, हमने कहा हम व्यवसाय करेंगे। तो वही ससुराल से 10,000 की पूंजी लेकर मैंने शुरू किया। कितने की? 10,000 रुपए कर्ज लेकर मैंने शुरू किया। ससुराल से? वो भी ससुराल से अच्छा। 10,000 रुपया कर्ज, और कौन देता मुझे कर्ज, और खुद था नहीं घर में। तो 10,000 रुपया कर्ज लेकर शुरू किया। और नहीं, लेकिन ससुराल से तो वैसे ही मिल जाते हैं कि तो मतलब नहीं, वो पहले जो मिला कर्ज शब्द का आप इस्तेमाल पहले करें जो इसलिए मैं बोल रहा मिला वो आशीर्वाद मिला था। अच्छा अच्छा। लेकिन जब मैं पास करके आया तो मैंने कहा नहीं, आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए और मुझे तोहफा नहीं चाहिए, मुझे कर्ज चाहिए। ओके। तो मैं ससुर से 10,000 रुपया कर्ज लेकर मैंने शुरू किया, और आज यहाँ है, आपके सामने है जी। तो जो बिजनेस की शुरुआत हुई वो क्या बिजनेस था, और उसमें क्या घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से आपको वहां से बाहर आना पड़ा? देखिए, एक तो होता है संघर्ष। जी। तो संघर्ष में बिजनेस नहीं देखा जाता है। मैं क्या बिजनेस नहीं किया हूं ये मैं सोचता हूं कभी कभार। तो क्या क्या किया है ये मैंने भी बता जो दीजिए। जहां से 2 पैसा कमा सकता था ईमानदारी से वो मैंने किया। जैसे में मैंने ट्रेडिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, ट्यूशन पढ़ाया, कोचिंग चलाया, फिर जो है ये सब करते करते 1990 जब आया तब मुझे लगा कि पढ़े फारसी बेचे तेल मैं कर रहा हूँ। हमको स्ट्रक्चर कोई तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ क्लासमेट जाके अमेरिका में धूम मचाने लगे थे, बिजनेस में भी अच्छा करने लगे, तो मुझे लगा कि आई मिस द बस, मुझसे बस छूट गई है। तो यहाँ से मुझे बस को पकड़ लेना है। तो 90 मैंने फैसला किया, और मैंने जो भी मैं बिजनेस कर रहा था उस सबको विराम देकर 91 में मैंने एकेडमी ऑफ कंप्यूटर लर्निंग खोला। 91 में अपट्रॉन, तब यूपी की कंपनी हुआ करती थी, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका शॉर्ट में अपट्रॉन नाम था। जैसे तो वो लोग टीवी वगैरह बनाते थे, कंप्यूटर बनाते थे, कंप्यूटर के ट्रेनिंग कराते थे। तो उनके फ्रेंचाइजी के रूप में मैंने हावड़ा में 91 में शुरू किया। फिर 94 में टाटा यूनिवर्सिटीज का फ्रेंचाइज लिया, उनका एजुकेशन सेंटर खोला। फिर 95 में IIT खड़गपुर से टाई अप किया, और मैंने डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम IIT खड़गपुर का करने लगा। और वो 2001 तक बिग लीप कंपनी के नाम से वो कंपनी खड़ी। बिग लीप, बिग मतलब बड़ा, लीप मतलब जंप। अच्छा। बड़ा जंप, जीवन में बड़ा जंप लेना हो, वो कंपनी थी। बेसिकली एकेडमी ऑफ कंप्यूटर लर्निंग था वो। हम IIT खड़गपुर से 5 अलग अलग कोर्सेज तैयार कराकर, वो जमाना था जब .com चल रहा था, .com बूम चल रहा था, Y2K बग चल रहा था, और मतलब कि आप किसी को नई क्रांति आ रही थी पूरा वर्ल्ड ओवर ये था, किसी को कंप्यूटर के ABCD सिखा दो, उसको जॉब दिला दो। क्या दूसरे सेक्टर्स में जॉब नहीं थे, तो नॉन इंजीनियर्स को हम लोग कंप्यूटर सिखाते थे, और नॉन कंप्यूटर इंजीनियर्स को भी कंप्यूटर सिखाते थे, और उनको इंडिया से लेकर अमेरिका तक उनको प्लेसमेंट भी करते थे। अच्छा। और उस समय ये पहला अनुभव था हमारा कि हमने $5 मिलियन अमेरिका से फंडिंग लिया उस कंपनी में। उस समय $5 मिलियन अमेरिका से फंडिंग लिया, 54 वॉल स्ट्रीट में ऑफिस खोल लिया। ब्रिटिश एरोस्पेस से हमारा 3,000 एम्प्लॉय को उनको रीस्किल करने का बातचीत चल रही थी। 25 हिल स्टेट लंदन में ऑफिस फाइनल हो रहा था, तभी 9/11 हो गया। अरे अच्छा। उस समय हम लोग नेस्डेक लिस्टिंग की तैयारी कर चुके थे। हमारी कंपनी इस लायक थी कि हम लोग 103 सेंटर्स हमारे स्टॉक, सीधे NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डेक लिस्टिंग कराने की बात मैं कर रहा था। इसलिए हमने 54 वॉल स्ट्रीट में ऑफिस भी लिया था, हमारे अमेरिकन पार्टनर्स थे। तभी 9/11 हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला। और मैं समझ गया कि अब इसको सस्टेन करना संभव नहीं होगा, क्योंकि जब जॉर्ज W बुश को मैंने टीवी पर आकर देखा, उन्होंने कहा यू आर विथ मी और यू आर माई एनिमी। मैं समझ गया कि या तो अब तो ये बड़ा बवाल होने वाला है। जो कि हुआ आपने देखा क्या हाल हुआ, इराक वगैरह का क्या हाल हुआ। फिर 3 साल तक ऐसी स्थिति रही कि टेक मार्केट में जॉब्स मिले नहीं, बल्कि जॉब्स लोगों के छूटे। तो आई एम वेरी प्राउड कि मैंने, ये मतलब डाउनफॉल आपका, मुझे बंद करना पड़ा, तो रात बंद करना पड़ा। 26 करोड़ की इक्विटी वाली कंपनी को रात में बंद किया, उसी दिन रात में बंद किया। मैं सवेरा नहीं होने दिया। मैंने रात को अपने पार्टनर से कह दिया कि आई एम क्विटिंग, इफ यू वांट टू कंटिन्यू, मैं छोड़ रहा हूँ। तो मेरे पार्टनर ने भी कहा कि नहीं, उसको नहीं कर सकते हम लोग। कुछ तो बैकअप चल रहा होगा दिमाग में, बैकअप दिमाग में डिसीजन लेने से नहीं। दो बड़ी घटनाएं पहले घट चुकी, 3 बड़ी घटनाएं घट चुकी थी। एक तो ये घटा था कि .com बस कर गया था। दूसरा जो था कि Y2K जो था वो 2000 आते ही Y2K खत्म हो गया। Y2K बग के अपॉर्चुनिटी चली गई, तो ऐसे ही जॉब मार्केट बहुत ढीला हो गया था। और इतना ढीला हो गया था कि नेस्डेक जो 6000 से ऊपर चल रहा था, वो मेल्ट करके 1400 पे आ गया था। तो कई कंपनियां जो है पेपर कंपनियां बनकर आ गई थी। मेरा एक दोस्त हुआ था आशुतोष राय, IIT कानपुर का प्रोडक्ट था वो। उसने कंपनी बनाई थी ईगेन, और उसने ईगेन कंपनी जो है, एक समय उसका शेयर चला गया था $90 पर शेयर।
लेकिन जब नैस्डैक जब मेल्ट किया तो 1 सेंट का कंपनी बन गया। $90 की कंपनी 1 सेंट की कंपनी बन गई, मतलब नोबडी कुड बाय इट। बिल्कुल। तो वो एक ऐसा जमाना चला कि कब रातों रात राजा बन गए, कब अर्थ से फर्श पे आ गए, कब फर्श से अर्थ पर चले गए। कई लोगों के लिए भी हुआ, बहुत उसमें भयंकर हुआ। मतलब उसमें समझ में नहीं आया था कि कौन सा डिसीजन सही जाएगा। आप अगर भाग्यशाली हो तो आपका डिसीजन सही चला गया, थोड़ा भागे हो तो एकदम जीरो हो जाओगे। फिर वहां जो ये जो उतार चढ़ाव हुए और बड़े उतार चढ़ाव माना जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पूरे ग्लोबल एक्सपोजर था, ग्लोबल एक्सपोजर था। मैं बता दूं, उसमें जब मैं न्यूयॉर्क में रहता था तो वहाँ की सबसे बड़ी डिस्को जो है उसको वेबस्टर हॉल कहते हैं, तो मैं हर सैटरडे को वहाँ वेबस्टर हॉल में देखा जाता था। अच्छा। तो मैंने वो जीवन भी देखा है, और गांव में जो घूर तापने वाला जो होता है, कहते हैं ना कि अलाव जलाकर हाथ पैर सेकना, वो भी देखा है। बहुत बड़ा वैलिड एक्सपीरियंस रहा है जीवन का, बहुत कम लोगों को मिला होगा। इसके लिए मैं ईश्वर के प्रति बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। फिर वहां से जब ये उतारो तो फिर किस तरफ आपने रुख मोड़ा, और शायद रियल एस्टेट में शायद आपने हाथ में, तो कैसे रहा ये? देखिए क्या होता है ना, बिजनेस शुरू करना लोगों को लगता है कठिन है। मैंने देखा कि बिजनेस बंद करना बड़ा कठिन होता है। फिर से एक बार बिजनेस शुरू करना लोगों को कठिन लगता होगा, मेरा अनुभव है कि बिजनेस बंद करना बड़ा कठिन होता है। इसको जरा समझाइएगा। विजय माल्या देख लीजिए, सामने आपके हैं जी। विजय माल्या ने कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह तो किया नहीं था, बिजनेस में फेल कर गए बेचारे, लेकिन भगोड़े हो गए। मैं होते होते बच गया, क्योंकि मेरा जब बिजनेस फेल किया, जब मुझे बंद करना पड़ा, 500 एम्प्लॉय थे उस समय जी। 500 एम्प्लॉय थे, 103 कंप्यूटर सेंटर्स थे, 14 या 15 ऑफिसेज थे, 7 या 8 गेस्ट हाउसेज थे, अप टू न्यूयॉर्क था। न्यूयॉर्क में एक हम लोगों ने मकान ले रखा था, उसमें एक फ्लोर में रहता था, एक फ्लोर मेरे पार्टनर रहते थे, और ये सब जो हो रहा था, तो इसको बंद करना आसान तो नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, उतने लोगों को मैनेज करना, उन लोगों बहुत कुछ हुआ। मतलब लेबर डिपार्टमेंट में केसेस हुए, पीएफ डिपार्टमेंट में केसेस हुए, बैंकों ने पीछा किया। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, गलती मेरी नहीं है, लेकिन झेलना तो मुझे। 2 साल मैंने इन प्रॉब्लम को झेला, झेल कर 2001 से 2003 अक्टूबर तक एकदम बिल्कुल सारा क्लीन किया। कोई नहीं रह गया कहने वाला कि मेरा 5 पैसा सच्चिदानंद राय उनकी कंपनी लाइबिलिटी फ्री होकर, बैंकों का भी अंतिम एक पाई चुकाकर मेहनत किया मैंने। और उसमें था कुछ, एक सॉफ्टवेयर कंपनी मैंने चूंकि बनाया था, तो मेरे पार्टनर उस कंपनी को देख रहे थे, तो उसमें कुछ रह गया था मेरा पैसा बाकी। अच्छा। तो उसके शेयर्स को बेचकर मैंने सब सल्टाया, करीब 45 लाख रुपया मुझे याद आ रहा है। उसमें मैंने कुछ शेयर्स बेचे, तो उससे जो खुदरा 18 लाख इलाहाबाद बैंक का था उसको दिया, कुछ इधर उधर करके खत्म किया। मतलब ये माना जाए कि इक्वल टू जीरो नहीं, माइनस। अच्छा, माइनस। तो ग्रे वर्ल्ड वाइड एक कंपनी हुआ करती है, ग्रे वर्ल्ड वाइड नाम सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ी कंपनी है, वो हमारा एडवर्टाइजर कंपनी था। अच्छा। उसमें उनको हम 1 करोड़ का जो है सो चेक दिए हुए थे पीडीसी, और उन्होंने एडवर्टाइज किया था। अच्छा। वो चेक पास कराने की मेरी औकात नहीं थी, क्योंकि कंपनी बंद हो गई थी। बट आई हैड फ्रेंड्स देयर, उन लोगों ने कहा जाओ सच्ची, 1 करोड़ का चेक फाड़ के हम फेंक दिए। अच्छा। ऐसे मदद भी मिले हैं, ऐसे मदद भी मिले हैं। तो ये है ईश्वर की कृपा रही है, दोस्तों का। मतलब ये है कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर आपका विजन क्लियर है, सब कुछ फेस करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। यहाँ तक कि किसी ने हमारे ऊपर में फ्रॉड का केस किया वहाँ बॉम्बे में। अच्छा। आई वेंट टू द कोर्ट, मैं जाकर कोर्ट में खड़ा, मतलब महाराज कहाँ से फ्रॉड कहाँ हो गया? बिजनेस में फेल करना फ्रॉड है क्या? किसी का मर जाना उसका दोषी रहता है क्या? कोई बताया तो सही कि कैसे इसमें फ्रॉड हुआ। हमने आपको बिजनेस का सपना दिखाया था, तो मैंने भी तो देखा था। मेरा सपना टूटा तो आपका भी टूटा, तो ना फ्रॉड हम फ्रॉड, ये चक्कर क्या है? ये वर्ड कहाँ से ला दिया खोज के आप? सही बात। तो ये चीजें हैं, वही फेस किया। कोई बात है, आप लड़ने को तैयार हो तो कोई भी कठिनाई जो है सो कठिनाई नहीं होती। नहीं। तो ये माइनस से फिर ये रियल एस्टेट की तरफ 2003 में रियल एस्टेट में प्रवेश किया। 2003 में। और शुरुआत कैसे हुई? पूंजी तो थी नहीं? पूंजी की जरूरत नहीं होती है, जब आपका अनुभव हो जाता है तो। मतलब अनुभव आपकी पूंजी थी? अनुभव पूंजी थी, और वो कॉन्फिडेंस हमारी पूंजी थी। और फिर तो आज तो ये हालत है कि लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, लोग हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं उनका पार्टनर बनूं। मैं कहता हूं मैंने पार्टनरशिप बहुत कर लिया, पार्टनर नहीं करना है जी। और मेरे बेटे अच्छा काम देख रहे हैं, बहुत शानदार काम देख रहे हैं। परसों ही हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, करीब मैं समझता हूँ कि 500 करोड़ का जो है सो हम अगले 1 महीने के अंदर बेच लेंगे। 500 करोड़ का अगले? हाँ, 500 करोड़ का फ्लैट हम एक महीने में बेच लेंगे। कोई नहीं करता, इंडिया में कोई नहीं चैलेंज कर सकता कि इतना कमाल, इतना कॉन्फिडेंस है, 1 सप्ताह में बेचने की बात करता हूँ, हम लोग कर लेते हैं। तो उस रियल एस्टेट की बस थोड़ी शुरुआत बताइए, मतलब क्योंकि कुछ था नहीं, क्योंकि ऐसे वक्त आम लोगों के जीवन में बहुत होते हैं, उनको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, खास करके पैसे नहीं है। ईश्वर की कृपा। मैंने 2003 में शुरू किया, स्ट्रगल कर रहा था। मैं स्पॉटर बहुत अच्छा हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी बड़ा अच्छा देखता हूँ, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है,
जैसे छपरा चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, मेरे स्पॉटिंग मैंने कर लिया था। उसी तरह से वहां भी स्पॉट किया कि ये जमीन पे दाव खेलो, ये जमीन अच्छा होगा। अच्छा। और यहाँ पर मेट्रो रेल आने वाला है, यहाँ पर रोड चौड़ी होने वाली है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये बहुत पैसा देगा भविष्य को समझ के भविष्य बाद। को। तो ऐसा करके मैंने 3-4 मैंने छोटे 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 इन्वेस्टमेंट किए और तीनों चारों आज के तारीख में कोई 100 करोड़ कोई 500 करोड़ दे दिया हमको। अच्छा। इस लेवल के मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो एक तो था स्पॉटिंग, दूसरा क्या था कि 2003 में मैंने शुरू किया अक्टूबर में, और 2005 के अगस्त में मनमोहन सिंह की सरकार ने एफडीआई अलाउ कर दिया रियल एस्टेट में। हाँ। रियल एस्टेट में एफडीआई अलाउ बाहरी इन्वेस्टमेंट नहीं था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था। थोड़े समय के लिए लागू किया 2005 में, और वो तो मेरा क्षेत्र था। जितने भी बिल्डर होंगे किसी को एफडीआई का अनुभव नहीं था, आप पहले से हम लोग एफडीआई खेले हुए थे। बिल्कुल। तो पहले से ही हाँ, तो अमेरिकन पहला मैंने 2006 में हाँ। $14 मिलियन, 2 प्रोजेक्ट में 8 मिलियन और 6 मिलियन का मैंने इन्वेस्टमेंट वहां से लाया। अच्छा। अब तो गाड़ी चल पड़ी। 14 मिलियन घुस गया तो जैसे कहते हैं राजनीति में, बिजनेस में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक द फर्स्ट मिलियन, बिल्कुल। इट इज इजियर टू मेक द 100th मिलियन। 100 100 मिलियन बनाना बड़ा आसान रहता आसान है, बल्कि पहला 1 मिलियन मिलियन बनाना का मुश्किल। होता। फिर एक बार शुरुआत हो गई तो फिर वो एक रिकॉर्ड था हाँ। कि 2007 के मार्च में, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ इसके से पैसा आते थे, 2007 के मार्च में $14 मिलियन हमारे अकाउंट में आया, और वो एक दिन में कलकत्ता के अंदर में 60 लाख स्क्वायर फुट का सैंक्शन लेने वाला पहली कंपनी हम बने, शायद आखिरी भी है। और आज तक कोई 60 लाख स्क्वायर फुट के साथ रिकॉर्ड को कोई ब्रेक नहीं कर पाया। तो शुरुआत ही बड़ी धमाकेदार रही। इसके बाद से तो जैसे कि फिर तो आगाज जो रहा वो आगाज के बाद अंदाज की चिंता चलिए, ये तो समझ में आ गया कि आप माहौल को भांप लेते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है। अभी 4 दिन पहले 15 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कलकत्ता में। हाँ। 2030 तक हम लोग 5000 करोड़ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं रियल एस्टेट में कलकत्ता में। कलकत्ता में जी, कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की है, काम चल रहा है। ये सब चीजें तो चली और लोग जानते भी आपके बारे में इस मामले में। खैर, हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, मतलब पीछे नहीं, आगे ले जाते हैं। अच्छा बिजनेस चल रहा था, बड़े लेवल पे आपने सब कुछ शुरुआत कर ली, ये कहाँ से आपके दिमाग में आ गया कि राजनीति में जाते हैं और बिहार में? आजकल बहुत सनातन चल रहा है। अच्छा। सनातन है क्या? हाँ। वेदों में आप देखिएगा तो वर्णों की तो बड़ी बात चर्चा होती है, जी। ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, सब बातें होती हैं। आश्रम की चर्चा कोई नहीं करता। 4 आश्रम भी होते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, जो एक जीवन काल है। जी। एक व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रम होने चाहिए। तो पहला आश्रम तो था भाई जो ब्रह्मचर्य आश्रम जो हमने किया, ब्रह्मचर्य मतलब पढ़ाई लिखाई करने वाला समय। दूसरा जब बाल बच्चेदार हो जाते हो तो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थी को देखना है भैया, आप जिम्मेवारी है, आपने शादी विवाह किया, बच्चे दुनिया में उतारे हैं तो उनको देखना होगा, जो मैंने किया। जी। लगभग ऐसा करते करते 50 साल हो जाता है। मतलब 25 करके बांटा हुआ है, 25 का 20 भी हो सकता है, ये 25 का 30 भी हो सकता है, मतलब करीब 50 साल की उम्र तक आप जो है वो डिवाइडेड है, ये 2 कर लेते हैं। इसके बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या हुआ करता था? बड़ा सिंपल है, वन के प्रस्थान को वानप्रस्थ कहते थे। तो पहले जितने हमारे शोध होते थे वो वनों में होते थे, ऋषि मुनि वनों में होते थे, वही पढ़ाई लिखाई करते थे, वही शोध करते थे, वही शास्त्र लिखा करते थे। और वही शास्त्र आज हम चर्चा करते हैं उसकी, वेद उपनिषद और क्या क्या, ये सब कहाँ हुआ? वनों में हुआ। कैसे ऋषियों ने किया? जो व्यक्ति गृहस्थी से जब बाहर निकलता था तो वन की तरफ चला जाता था और ऋषि मुनियों की सेवा में लग जाता था। उनको वो ग्रंथ की रचना, उनके शोध करने में उनकी मदद करता था, और गृहस्थी से जो अनुभव लेकर जाता था वो उनको शेयर करता था, उनको बताता था कि जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, तो उनका सहयोगी बनकर उस शोध को कंप्लीट करता था। आजकल तो वन है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम तो क्या होता है कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ 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 खत्म। न वानप्रस्थ आता है, न वानप्रस्थ आता है, न संन्यास आता है। पहले बेटा, फिर पोता, फिर परपोता, यही करते करते जीवन बिता देते हैं। हमने कहा मैं वो नहीं करने वाला, मैं स्टीरियोटाइप नहीं बनने वाला हूँ। जल्दी शादी हो गई तो बच्चे जल्दी हो गए, बड़े हो गए जल्दी। जब तक मैं 48-49 साल का होता, दोनों बेटियों की शादी हो गई। छोटा बेटा भी IIT चला गया, बड़ा बेटा तो ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड में काम कर रहा था। मैंने कहा भैया बहुत हुआ, मैंने इनके लिए किया, मैं वानप्रस्थ करूंगा। अच्छा। तो लगा वन खोजने, वन है कहाँ भैया? वन तो सब काट दिए हम लोग, शहर बना दिए। तो हमने कहा ग्राम प्रस्थ करते हैं। तो ये मेरा एक शब्द है, ग्राम प्रस्थ, मतलब गांव की ओर प्रस्थान करो। तो मैंने गांव की तरफ प्रस्थान किया। गांव प्रस्थान किया तो क्या किया? बचपन में संकल्प लिया था कि मैं भले महुआ के पेड़ के नीचे पढ़ा, लेकिन जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे गांव के बच्चे जो है भवन में पढ़ेंगे, महुआ के पेड़ के नीचे नहीं पढ़ेंगे। तो गांव पढ़ा के पिताजी के नाम से संत जलेश्वर एकेडमी की मैंने स्थापना की। अच्छा। और वो एकेडमी इतना बड़ा हो गया है कि एक बार नेशनल खेल वहां हो चुका, और इसी महीने पे 27 से 31 नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप होने जा रहा है।
अच्छा, आपके 28 राज्यों की लड़कियां आ रही हैं, अच्छा, अंडर 20। जबकि आपका इस गांव जो है बहुत सुदूर गांव है, बहुत सुदूर रास्ता नहीं था, रास्ता अब मैंने बनवाया है। मेरे प्रयास से बना है, मैंने बनवाया मैं नहीं कहूंगा, मेरे प्रयास से बना है। अब उस गांव में नेशनल गेम एक बार हो चुका और उसकी सफलता के कारण फेडरेशन ने कहा कि नहीं, आपको एक और देना पड़ेगा। अच्छा, अभी जूनियर गर्ल्स कर रहे हैं हम लोग वहां पर। 28 राज्यों की लड़कियां आएंगी, 700 एथलीट गांव में खेलेंगे, वाह, 5 दिन का कार्यक्रम होगा। तो वो विद्यालय वहां शुरू हुआ जब उससे बहुत मैंने inspiration भी होगा ग्राम प्रस्थ किया। और मेरे गांव की बच्चियां खेलती हैं, बच्चे खेलते हैं, एक पूरा माहौल ही बताया ना, वो संघर्ष वाला। मैंने बताया ना कि अगर संघर्ष न मिले तो खेलो, खेलो, बिल्कुल बिल्कुल, खेल को संघर्ष बनाओ। तो ये हमारे यहाँ होता है, जद्दोजहद चलती रहती है। और ये जब मैंने शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, केवल मेरे व्यक्तिगत प्रयास से काम नहीं चलेगा, ये पूरी व्यवस्था में हाथ डालना पड़ेगा, उसके लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। होता क्या है ना कि प्लूटो ने जो कहा था कि जब सक्षम लोग राजनीति छोड़ देंगे तो तैयार रहिए कि जो है दुष्ट लोगों से आपके ऊपर शासन होगा। मैं शब्द कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन कहना पड़ेगा, विकेट पीपल विल रूल ओवर यू, ये इनका था। तो क्यों दुष्टों को राज करने दे, क्यों ना एक को कम से कम खसका के वो जगह हम ऑक्युपाई कर लें। सही बात। तो वहां मैं शुरुआत किया और फिर चल रहा है। आपने बाकी बता ही दिया कि दूसरी बार जीता हूं और निर्दलीय जीता हूं 56%। लेकिन हम अभी बिहार में आपकी डायरेक्ट एंट्री शायद राजनीति से नहीं हुई, किसी व्यवसाय के माध्यम से हुई। नहीं, व्यवसाय के माध्यम से नहीं, बता रहा हूं मैं आपको। मैंने वो जो ईडन बस की बात, जीवन में 2-3 संकल्प मैंने लिया था जिनको मुझे पूरा करना था। पहला संकल्प था स्कूल खोलना, छत वाला स्कूल, तो आप बता ही दिया मैंने कि उसकी परिणति क्या हुई। दूसरा था, जब हम लोग कलकत्ता से या खड़गपुर से जब आते थे और हार्डिंग पार्क में तो बस स्टैंड हुआ करता था, तो हम लोग पटना स्टेशन में उतरते थे, जब हार्डिंग पार्क जाते थे 12 नंबर या 13 नंबर गेट हुआ करता था, जहाँ से छपरा सिवान गोपालगंज की बसें खुलती थी। जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो वहाँ पर कंडक्टर हल्ला करते थे, छपरा छत पर सिवान सीट पर, छपरा छत पर सिवान सीट पर। मतलब कि छपरा का भाड़ा कम था, सिवान का भाड़ा ज़्यादा था। तो निश्चित रूप से सीट पर बैठना तो आपको सिवान का भाड़ा देना पड़ेगा, और नहीं तो छत पर बैठ के आप छपरा का भाड़ा देकर जा सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग तो बालक थे, हम लोग को फर्क नहीं पता था, कूद फान के ऊपर चढ़ गए, बढ़िया, ऊपर ज़्यादा मजा आता था। लेकिन एक बार मेरी माँ मेरे साथ में थी और बड़ी हुज्जत हो गया हमारा कंडक्टर के साथ में कि माँ थोड़ी छत पर जाएगी, जाना हमको छपरे है, तो भाड़ा लेकिन सिवान का लगेगा। अच्छा, तो कंडक्टर से कौन जीत सकता है भला। हाँ। तो फाइनली वो सिवान का भाड़ा देकर माँ को सीट पर बिठाना पड़ा। तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो ऐसी इतनी बसें चलाऊंगा कि बाकी सबकी बसें खड़ी कर दूंगा और उसमें करियर नहीं होगा। अच्छा, छत पर चढ़ने का स्कोप नहीं रहेगा। अच्छा, पीछे चढ़ने का स्कोप ही तो छपरा सिवान के रूट में एक दिन मैंने 40 बस उतारा, सिर्फ छपरा सिवान के रूट छपरा सिवान को मैं 40 बस उतारा बिना कैरियर का। और उसके लिए मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसमें जीपीएस लगवाया, कैमरा लगवाया। अब जब एक तो आप छत पे बैठ नहीं सकते, सीट पे बैठिएगा तो सिर्फ जितना सीट है उतना ही बैठिएगा, एक एक्स्ट्रा पैसेंजर नहीं। अच्छा, सीट पर बैठने के साथ एक बोतल पानी, और सुबह है तो अखबार रखा हुआ मिलेगा पढ़ने के लिए। बिल्कुल, ये मैंने छपरा के लोगों को मैंने एक टेस्ट भी दिया, 5 साल चलाया। अच्छा, 5 साल में बहुत संघर्ष हुए। दूसरे जो थे अपना बना के हमको परेशान करने की कोशिश करने का, बेटा हम वो यहीं के हैं, समझे ना, खाली टैयवा खोलेंगे ना तो तुमसे बड़का गुंडा हम है, जब तो टाई बांधे तो बंधे हुए हैं। अब हुआ करना पड़ा, 2-3 वो घटनाएं भी घटी, इतिहास के पन्ने में है, मैं नहीं बताना चाहता अपने मुंह से। फिर लोग मान गए कि इससे उलझ के कोई फायदा नहीं है, साला सब जानता है। अच्छा, सही बात है, बचपन से लोग संघर्ष किए हुए, हम लोग को तुम क्या सिखाओगे यार। बिल्कुल। तो फिर वही हुआ, सब लोगों ने करियर खोल दिया, सब लोग सीट पर बिठाने लगे, पानी तो नहीं पिलाते थे, कम से कम इज्जत से बिठाने लगे। हमने कहा ये काम मेरा नहीं, एक दिन चुपके से हमने बस हटा लिया। और उसी सिलसिले में नीतीश कुमार से थोड़ी बकझक भी हो गई, तो इसलिए बसों को परमिट को जो रिन्यू भी नहीं किए और उन बसों को बेचने भी नहीं दिया उन्होंने। तो मैंने भी उसको स्क्रैप करके बसों को 35 करोड़ की बस में 98 लाख रुपए बेच के उससे निकल आया बाहर। अरे मतलब ये हो गया कि एक तरह से जो आपने शुरुआत, जो मिशन था, एक बदलाव तो हुआ, वो बिजनेस नहीं था, वो बदलाव जो था वो बदलाव संकल्प की पूर्ति थी, वो हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक आपकी जो सोच समझ जो आने लगी थी कि इस क्षेत्र में जाना है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी से आपकी थी। एक संकल्प बाकी रह गया, इसी में आ जाएगा। तीसरा संकल्प मैंने जीवन में लिया है, वो ये है कि देखो भाई, मैं पढ़ाई किया तो IIT किया, बिजनेस किया तो एक मकाम पर पहुंचा। थोड़ी देर पहले बता ही रहा था मकाम क्या है, उसके आगे भगवान और क्या देंगे नहीं जानते। बेटे देख रहे हैं, मैं तो देख नहीं रहा हूँ बिजनेस को। तीसरा, जब मैं राजनीति में आया और बिहार को नहीं बदल पाया, तो फिर मेरी राजनीति में आने का मतलब हुआ। तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की तरफ मेरी कोशिश चल रही है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, हम लोग सामूहिक प्रयास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और बिहार की व्यवस्था को बदलेंगे, क्यों सत्ता को नहीं बदलेंगे, व्यवस्था को बदलेंगे। नहीं, इस पे हम आएंगे। बस
इतना एक बीच का पार्ट है, क्योंकि आप वहां से नहीं हुआ, आप वहां से निकल गए, फिर आपको भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप एमएलसी बन गए, अच्छा काम कर भी रहे थे जैसा लोगों का कहना है। तभी तो जीते ना। हाँ निर्दलीय जीते, भारतीय जनता पार्टी में थे तो 52% वोट मिला था, निर्दलीय हो तो 56% वोट मिला। ठीक है, 56% पे गए, लेकिन वो क्या घटनाक्रम थी? आज भी कई लोगों को ये चीज नहीं पता है कि इतना डेडिकेटेड कैंडिडेट पार्टी के प्रति, पार्टी के हर काम में, हर चीज में इस तरीके से एक्टिव रहना, उसके बावजूद भी अचानक वो कौन सी घटना घटी थी जिसकी वजह से टिकट कटी और आपको बैकफुट पे लाने की कोशिश की गई, हालांकि आप जा नहीं पाए अपनी कर्मठता की वजह से। वो क्या कारण, क्या उस इस मंच पे रखना देखिए, चाहेंगे? किसी एक विषय को मैं नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि वो फिर वो अच्छे स्वाद में नहीं होगा। मैं बता दूं, अब भारतीय जनता पार्टी अकेले एक ऐसी पार्टी नहीं है। अब जिस पार्टी का भी नाम ले लें, सबसे पुरानी कांग्रेस का नाम ले लें, अगर पुरानी कांग्रेस को माने तो इंदिरा कांग्रेस को ना करके पुरानी कांग्रेस को ही कांग्रेस मान के चले तब, ये तो असल में तो इंदिरा कांग्रेस है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, जदयू की बात करें, आरजेडी की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, टीएमसी की बात करें, या जिसकी जितनी भी बात बात करें, जिसकी बात, सारे दलों में माने मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं वाली बात है। तो जो एक बार शीर्ष पर पहुंच गया, या जिसने पार्टी स्टार्ट किया, जैसे लालू जी, नीतीश जी ने पार्टी स्टार्ट किया था तो उनकी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, और कांग्रेस और भाजपा जैसे में जो लोग ऊपर चढ़ गए वो मालिक बन के बैठ गए। उनको कभी भी नीचे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो उनसे प्रश्न करे, प्रश्न छोड़िए, सुझाव दे। अच्छा, सुझाव देना नहीं, वेरी वेरी बैड हैबिट, बहुत खराब आदत है। तुम सुझाव दे रहे हो बेटा, तुमको तुम्हारी औकात तुमको बताता ठीक है, आप जहां हो, तुम्हारी औकात तुमको बताता हूं, तुम्हारी औकात तुमको बताता हूं। मैं अकेला नहीं हूं, आप तो देख रहे आए दिन लोगों की औकात बताई जा रही है। अभी तो 3 राज्यों में देखा आपने कैसे औकात बताई गई। तो यहाँ क्या है कि देखिए, हर दल में, मतलब किसी एक दल को मैं कहना नहीं चाहूंगा, हर दल में ऐसा है, इसलिए अपनी औकात स्वयं बनानी पड़ेगी। किसी और को दोष देकर या किसी और के सामने हाथ फैलाकर कोई फायदा नहीं है। तो वही हम लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी कर्मठता के साथ आप वापस चुनाव में गए, लोगों का भरोसा आपने जीता, और निश्चित तौर पे दोबारा से आपने एक आईना दिखाया लोगों को। मोटिवेशन के तौर पे अगर देखें कि अगर आपको कोई मौका नहीं देता है, मौका अगर आपसे छीनने की ताकत रखता है, तो आपको भी उससे ज्यादा ताकत रखनी चाहिए, वापस उस मौके को अपने कब्जे। समझना पड़ेगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ जी। पहली बात 2015 में जो मैं विजयी हुआ, तो मैं समय नहीं दे पाया बहुत ज्यादा, ठीक है, मेरे लोगों के बीच में। हाँ, मैं लोगों के काम करता था और तभी इसीलिए लोगों ने मुझे पसंद भी किया, लेकिन ज्यादा समय दे नहीं पाता था। मतलब गांव में तो बिल्कुल नहीं दे पाता था। पटना आया, कुछ काम किया, छपरा आया, कुछ काम किया, बाकी कलकत्ता चूंकि बिजनेस बच्चों को हैंड ओवर कर रहा था। 2015 छोटा बेटा पास करके आया, 13 में बड़ा बेटा आया, हमको ज्वाइन किया। उन लोगों को काम सिखाना था, आसान काम नहीं था, क्योंकि जब बिजनेस रहता है तो उसमें समस्याएं भी रहती हैं। तो उन सारे समस्याओं से उनको रूबरू कराना, उनसे कैसे झेलना है वो सिखाना, कौन से रास्ते से चल के सफलता मिलेगी ये बताना, जो मेरा अनुभव था। अब तो उनके पास मेरे से कहीं 10 गुना ज्यादा अनुभव हो गया है, लेकिन उस समय तक जो मेरे पास अनुभव था वो अनुभव उन तक ट्रांसफर करने के लिए, उसी में फिर 2020 में कोविड आ गया। कोविड से मैं भी प्रभावित हुआ, मेरा पूरा परिवार प्रभावित हुआ, उससे बचकर निकलना। तब तक 2021 से मेरा टर्न पूरा हो गया। अच्छा। टर्न पूरा हो गया तो मैं समझ गया कि अब समय आ गया कि मैं चुनाव की तैयारी शुरू करूंगा। तब तक मेरे बच्चे जो है बिल्कुल जैसे मछलियां पानी में तैरना सीख जाती है, वो भी सीख चुके, हमसे अच्छा काम वो करने लगे। तब हमने कहा कि अब मैं छोड़कर जा सकता हूँ। तो 2021 में आकर चुनाव की तैयारियां करने लगा, तब मुझे पता चला कि भाई मैंने गलती किया है, मैं लोगों के बीच में समय कम दिया हूँ। मतलब इस बात को आप मानते हैं? एकदम। और ये स्वीकार किया आपने लोगों? एकदम स्वीकार किया। मैं स्वीकार कर दिया तो कहने में क्या लगता है। मैंने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं करूंगा ये, या तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर मुझे बिजनेस ही करना है, और नहीं तो अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो बिजनेस में पूरी तरह से बेटों के जिम्मे छोड़कर और 100% मैं दूंगा अपने क्षेत्र को, लोगों के बीच में। वही मैं कर रहा हूँ। 2021 के दशहरा से जो मैं शुरू किया हूँ, सप्ताह महीना में 3 से 4 दिन मैं अपने परिवार को देता हूँ कलकत्ता जाकर, बाकी आई एम ऑलवेज हियर। मैं छपरा से लेकर गांव और पटना और बिहार में जहाँ जहाँ अनुष्ठान होते हैं, कार्यक्रम लगता है, प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा के साथ जो कार्यक्रम जो है जन स्वराज अभियान के साथ जुड़कर, और हम लोग बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एकदम सिंगल माइंडेड व्यवस्था परिवर्तन करना है। शुरुआत जो यहाँ पे जो आई, जैसे जिस जन स्वराज की बात कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों के बारे में अलग अलग अब चीज़ें परसेप्शन बन रहा है, लोगों के दिमाग में आ रही है कि कुछ नई चीज़ आ रही है, नई चीज़ आ रही है। जिस तरीके से आप अपनी जीत के बाद में जन स्वराज ने एक कैंडिडेट को खड़ा किया, यहाँ पे खड़ा करने के बाद उनकी निश्चित तौर पे जीत भी हुई और उसका एक प्रमाण भी लोगों के बीच में है। तो क्या देखते हैं आने वाले समय में जन स्वराज को कितना हल्के में लेना चाहिए और कितना सीरियस में लेना चाहिए? मैं चाहता हूं कि हल्के में ले लोग। आप चाहते हैं कि लोग हल्के में ले, उसमें ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि
सवाल क्या है ना कि दम्भ में जब रहते हैं ना तो आप लोगों को हल्का में ही लेते हैं। मैं हल्के में सिर्फ आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बड़ी मैं राजनीतिक पार्टियों की पार्टियां बात हैं। कर रहा हूँ, जी लोग हल्के में नहीं ले रहे हैं, जी, लोग में हल्के में नहीं ले रहे हैं, लोग तो सर आंखों पे बिठा रहे हैं। ठीक है। लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, आप तो मीडिया वाले हैं, आप सर्वे करके पता कर लीजिएगा कि कितना हाई एक्सेप्टेंस है। ये लोगों के बीच में तो हल्का नहीं है। लोगों के तो हम उनकी बात रख रहे हैं, हम उनके एडवोकेट के रूप में काम कर रहे हैं, हम उनके समस्याओं का समाधान बता रहे हैं, हम उनको गारंटी दे रहे हैं कि समस्याओं को ऐसे दूर करेंगे, तो लोग हल्के में नहीं ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि राजनीतिक दल जो है ना, इसे दम्भ में रहें, हमको हल्के में लें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी राजनीतिक विषाद जन सुराज के माध्यम से पूरे बिहार के साथ साथ छपरा या फिर महाराजगंज की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? बहुत छोटी बात कर गए आप। महाराजगंज और छपरा कोई महत्व का चीज ही नहीं है। जब बिहार के मुस्तकबिल में हम लोग परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर सच्चिदानंद राय को क्या मिला, विधायक बने कि नहीं, सांसद बने कि नहीं, मंत्री बने कि नहीं, ये बने कि नहीं, वो बने कि नहीं, कोई विषय ही नहीं है। अगर हमारे प्रयास से, प्रशांत किशोर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत से लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। अगर हमारे प्रयास से बिहार की व्यवस्था परिवर्तन हो जाए, बिहार के बच्चों की बात होने लगे, बिहार के युवाओं के रोजगार की बात होने लगे, पलायन की बात होने लगे, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो उसकी बात होने लगे, कैसे किसानों के चेहरे पर खुशहाली आ जाए, वो 6,000 रुपये के भीख नहीं, उनको कैसे किसानी से फायदा होने लगे। और मतलब जिस तरह से एक समय भारत जो था वो थर्ड वर्ल्ड हुआ करता था, मतलब गरीब देश हुआ करता था, और उसमें सबसे गरीब राज्य हम थे। अब देखिएगा पिछले 30 वर्षों में, खास करके 91 के जो उदारीकरण के बाद से पश्चिम के और दक्षिण के सारे राज्य जो हैं वो विश्व के देशों के साथ में कंपटीशन करने लगे, उतनी तरक्की हुई। हम इस 30 वर्षों में और पीछे चले गए। तो बिहार जो है अभी इतना पीछे है कि उसको पता ही नहीं कितना पीछे है, कितना पीछे पता ही नहीं है। और आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं, बताने से नहीं होगा, हम समझ रहे हैं, लोगों के बीच में रख रहे हैं। प्रशांत जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस कड़ाके की सर्दी में भी कैंप में रहकर, टेंट में रहकर लोग बता रहे हैं, और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि व्यक्ति तपस्या कर रहा है हमारे लिए, और हम लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो ये चीजें हो रही है, बस उनका जो पॉलिटिकल जो काम होता था इवेंट का, वो अब बंद हो चुका है, सब लोग पार्टी अपने अपने लेवल पे कर रही है, तो ये नई शुरुआत कर रहे हैं। तो कहता हूँ हल्के में ले लो। तो मैंने पहले ही कह दिया कि हमारे जो प्रतिद्वंदी है अगर हल्के में लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। जोर का झटका धीरे से रहेगा तो पता चले। तो आप ये कह रहे हैं यहाँ पे कि मतलब आपकी जो यहाँ मतलब पटक लेंगे, 25 में चुनाव होगा, मैं आपके इस मंच पर बोल के जाता हूँ, झाड़ू लगा देंगे, साफ कर देंगे। 80% विधायक जो आज है ना, नाम नोट करके रखिए, लौट के नहीं आएंगे, परमानेंट रिटायरमेंट लेंगे। 80% जो विधायक अभी बिहार के सदन में है। आप कह रहे हैं कि यहाँ की जाति व्यवस्था से भी आप लड़ लीजिएगा। कौन जाति व्यवस्था जी? मेरी जाति का कितना वोट था जी? 56% वोट में लेके आया। बार बार मोदी जीतते हैं, कितने उनकी जाति है, कितने वोटर यहाँ पे हैं? जबरदस्ती जाति को लेकर पॉकेट में लोग घूम रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती जाति को लेकर पॉकेट में घूम रहे हैं। कुशवाहा जी कुशवाहा लेके घूम रहे हैं, मांझी जी मांझी लेके घूम रहे हैं, सानी जी सानी लेके घूम रहे हैं। पॉकेट में तुझे तो टहनी नहीं मिलने वाला है। जाति लेके घूम रहे हैं लोग, जाति के वोट समझते हैं। मेरा 1% वोट नहीं है जी यहाँ पर, जहां मैं जीतता हूँ। तो नहीं कि माहौल बना रहे हैं आप लोग, और किसी कोई माहौल नहीं बना रहे। हम तो वोट ही नहीं मांग रहे हैं, पार्टी नहीं बनी हमारी। अच्छा, ना वोट मांग रहे हैं ना पार्टी बनी है। हम तो केवल ये बात बोल रहे हैं कि हे कुंभकर्ण जागो। नहीं तो आप दोनों बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वोट भी नहीं मांग रहे हैं और समझा भी रहे हैं, और कह रहे हैं फिर आप व्यवस्था भी बदलेंगे। पार्टी बनाएंगे ना समय। अच्छा, बनाएंगे। अभी तो देखिए 13वें राज्य में भी चल रही पद यात्रा। अच्छा, 38 राज्य है, 38 जिले। हाँ, 38 सॉरी राज्य बोला, जिला। अभी 13वें जिले में चल रहा है, 38 जिले हैं। तो निश्चित रूप से तो पूरा राज्य हम जब तक नहीं कर लेंगे तब तक पार्टी बनाने का कोई मतलब भी नहीं होता ना। अब पार्टी हम थोड़ी बनाएंगे, पार्टी तो जिन लोगों के बीच हम जा रहे हैं पार्टी वो बनाएंगे। अरे हम भी अगर पार्टी बना लिए मांझी जी की तरह, कह दिए कि मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी हो गया, या साहनी जी की तरह, या कुशवाहा जी की तरह, या लालू जी की तरह, या मुलायम जी की तरह, या जितने लोगों ने किया है, तो फिर ये कौन सी पार्टी बनी? कौन सा नया चीज कर दिया आपने? हमें बनाना ही नहीं है पार्टी, हमें लोगों को जगाना है। वो आकर कहेंगे कि हम लोग पार्टी बनाएंगे। बिहार के युवा, बिहार के अच्छे लोग, बिहार के सही लोग मिलकर पार्टी बनाएंगे, और हम लोग उसमें सहयोग करेंगे, एक तो जगाने में, और दूसरे उनको जिताने में, और तीसरे जो हम वादा करेंगे उस वादा को पूरा करने के लिए हम लोग उसके लिए जो ब्लूप्रिंट बनना है। ठीक इसी तरह की एक जन क्रांति दिल्ली में भी हुई थी कुछ साल पहले, और उसमें भी लोगों कभी कभी मुझे शर्म आती बताने में। मैं IIT खड़गपुर का पढ़ा हूँ।
क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी उसी IIT खड़गपुर का और दुर्भाग्य से उसी डिपार्टमेंट में पढ़ा डिपार्टमेंट नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिस तरीके से अपनी बातों को रख के जन क्रांति करके लोगों को जगा करके और सत्ता में आए और फिर सत्ता परिवर्तन की बात करते और आज उनके कई लोग जेलों में हैं, तो लोगों का मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये झांसा कहीं उस तरफ लेके अच्छा जाता ये बताइए, मैं कहता हूँ कि आप 75 सालों से कितने लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, 5 साल के लिए बेवकूफ़ बन जाइए ना, एक नए आदमी से बेवकूफ़ बन जाइए, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मतलब इतने साल से बन रहे हैं तो उसमें एक बार बन जाने का दिक्कत है? ठीक है। आज केजरीवाल जी अगला चुनाव जीत के दिखाएं तब ना, 5 साल ठीक ठाक काम किए तब जाकर दूसरी बार उनको मौका मिला, इसके बाद से सारा उनको लूटने में लग गए, इस बार नहीं आएंगे। तो जनता के पास तो हर 5 साल में मौका मिलता है रिन्यूअल देने का भाई। ये क्या है कि ये कई विधायक जो है 8-8 बार 10-10 बार जीतता है, बार उसी को जिताते जाते हैं, क्यों? बदलिए ना जायका, एक बार बदल के देखिए, नहीं ठीक रहेगा 5 साल उखाड़ के इसको फेंक दीजिए। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप परमानेंट सेटलमेंट कर लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट थोड़ी हो रहा है यहाँ पर। हाँ, एक बार ट्राई करके देखिए आप। नया तो कुछ लाइए, नया कुछ लाइए। क्या आशा करते हैं नीतीश कुमार से और तेजस्वी यादव से? अब पता नहीं है कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। ऐसा विजन आप बता दीजिए यहाँ पे, 3 ऐसा विजन कि अगर मान लीजिए कि जन स्वराज चुनाव में आती है और जीतती है, मान लीजिए 3 ऐसा प्रमुख विजन बता दीजिए जिसपे सबसे पहले काम करेगा और बिहार के लोगों को लगेगा कि नहीं मेरे लिए तो काम हुआ सही में, बाकी लोगों 3 ही काम करना ही है। अच्छा, 3 के बाद बाकी 300 अपने आप हो जाएंगे। तो वो 3 काम 3 काम, पहला है घर के पास वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। ठीक है, उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार है हमको, कभी अलग से बैठिए क्योंकि 1 घंटा उसी में लग जाएगा समझाने में। ठीक है, घर के पास वर्ल्ड क्लास एजुकेशन 5 साल के अंदर हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि 1 दिन के अंदर बन नहीं सकता, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि बस बटन दबाया, जैसे 10 लाख नौकरी दे रहे थे तेजस्वी जी, उस तरह की बात मैं नहीं करूंगा, जुमलेबाजी नहीं करना है। लेकिन 5 साल में पूरे बिहार में ऐसा सेटअप खड़ा किया जा सकता है जिससे कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन घर के पास मिले। दूसरा, ऐसे रोजगार जो कम से कम 20,000 रुपया महीना तक के लिए घर छोड़ के दूर जाने की जरूरत ना पड़े। 20,000 रुपए 20,000 रुपया तक अपने घर रह के आप कमा सकते हैं, ऐसे रोजगारों का सृजन, उसका भी ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार है। ठीक है। तीसरा, जब जो बिहार में देखिएगा तो जमीन जब ऊपर से आप कैमरा लगाइएगा ना तो आपको ग्रे दिखाई देगा, बहुत कम ग्रीन दिखाई देगा, बहुत कम ब्लू दिखाई देगा। मैं कलर यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब समझा दीजिए। ब्लू मतलब होता है पानी, ग्रीन मतलब होता है हरियाली और ग्रे मतलब होता है बंजर। तो ऊपर से आप देखिएगा बंजर ज्यादा दिखेगा कि लोग खेती नहीं कर रहे हैं, कोई किसानी में फायदा नहीं रहा है। तो हमें बड़ा लैंड रिफॉर्म करना है और कृषि रिफॉर्म करना है जिससे कि ऊपर से जब देखे तो केवल हमको ग्रीन और ब्लू ही दिखाई दे, वो ब्लू रहे, वाटर मैनेजमेंट, बाढ़ ना हो, वाटर मैनेज हो। हमारे जो जिस जल को संपदा होना चाहिए था विपदा बनी हुई है, तो सबसे पहले तो जल संपदा को संपदा बनाने का काम किया जाएगा, वो 5 साल के अंदर संभव है। ठीक है, ये दूसरा काम है। और सारे खेतों में हरियाली लानी है ताकि किसानों के चेहरे पे खुशहाली आई। 3 काम बताया मैंने, 2 नहीं बताया, तीनों बता दिया मैंने। रोजगार घर के पास में, बड़ी पढ़ाई करेंगे तो बाहर कहीं भी जाइए, जाके झंडा गाड़िए। आज बताइए बॉस, लेबर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर इंपोर्ट कर रहे हैं, बिहार की हालत हो गई ना जी। हमारे पास टीचर तक देने की स्थिति नहीं है। हमने शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बना दिया है कि हम लोकली शिक्षक भी नहीं दे पा रहे हैं, जबकि यहाँ खुद ही रोजगार की दिक्कत है यहाँ पर। क्योंकि देखिए बीपीएससी की परीक्षा होती है, दूसरे राज्यों के लड़के आके हमारे लड़कों को पीट देते हैं क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं उनको। तो इसलिए 3 जो मुख्य काम है, इन पर काम करना पड़ेगा। काम तो 300 है लेकिन 3 मुख्य मैंने गिनवाए। 3 मुख्य काम। खैर, बहुत अच्छा लगा और सारी चीजें आपने बड़ी निर्भरता के साथ और बड़ी बेबाकी के साथ आपने रखी है। बस अंतिम एक सवाल जी पूछिए। क्या फिर 2024 जो आ चुका है, इसमें कोई आपकी संसद जाने की कोई ऐसी आकांक्षा है या फिर उसकी, क्योंकि आप फिर कहेंगे छोटी बात, लेकिन क्या है कि शुरुआत आपने ही कह दी, कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल छोटी बात मैं फिर कहूंगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं महाराजगंज से आता हूँ जी। मैं चाहूंगा कि महाराजगंज को एक अच्छा MP मिले। अगर दूसरे दल नहीं देंगे अच्छा कैंडिडेट तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। एकदम अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, नहीं मैं बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो 2025 में बिहार की व्यवस्था परिवर्तन है, न कि एक प्रतिनिधि दिल्ली भेजने का लक्ष्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, बहुत सारी जानकारी, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपके इस पूरे इंटरव्यू से मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो आप आकांक्षा लेकर के चल रहे हैं, जो उम्मीद बिहार के लोगों में, युवाओं में खास करके जगा रहे हैं, वो काम आए और जनसुराज की जिस तरीके से स्थापना हुई है और उसमें आपका जो योगदान है वो अहम योगदान बिहार के लोगों के काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।